हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर फाइन। ये पहले अनाउंसमेंट कर दूं, बहुत बच्चे पैनिक कर रहे हैं कि सर आप जा रहे हैं क्या, ये वाले प्लेटफॉर्म पे जा रहे हैं क्या, XYZ प्लेटफॉर्म पे जा रहे हैं क्या। तो आपको पहले बता दूं मैं कि वो प्लेटफॉर्म ने मुझे पहले जेई के लिए अप्रोच किया था, वो सीईटी के लिए अप्रोच कर रहे हैं। तो आप लोग कान खोल के सुन लो, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। हम हमारे प्लेटफॉर्म पे काम करेंगे, अपने हिसाब से काम करेंगे जैसे हमको काम करना है। कहीं बाउंड होके काम क्यों करना है हमको, समझे? क्लियर है? तो जो मैं देना चाहता हूं बच्चों को, नीट, जेई, सीईटी, बोर्ड सब प्रोवाइड करूंगा आपको। और जिस लेवल का कंटेंट अभी हम लोग रेडी करने वाले हैं वो स्टेट ही नहीं, नेशनल ही नहीं, इंटरनेशनल लेवल पे लोग देखेंगे जो हमारी लैंग्वेज को समझते हैं, समझे? इस लेवल का कंटेंट मैं रेडी करने जा रहा हूं। तो बस आप लोग साथ रहिए, आप लोग बेफिक्र रहिए, कहीं नहीं जा रहा हूं मैं। कान पकड़ के पढ़ाऊंगा तुमको इस साल में। इस साल जरूरत है बच्चों को मेरी, तो हूं मैं आपके साथ में, बेफिक्र रहो तुम। ठीक है, चलो आ जाओ। तो हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स के थ्योरी क्वेश्चंस। तो थ्योरी क्वेश्चंस करते हैं। थ्योरी क्वेश्चंस में क्या दिया गया है, थ्योरी क्वेश्चंस में हम लोग एक एक करके सारे क्वेश्चंस जो है हम लोग कर लेते हैं। बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, बहुत सारे जो डेरिवेशन डायरेक्ट वाले क्वेश्चन है वो तो तुमको सीधा लेक्चर में देखना है। जो नए क्वेश्चन हैं जिसमें तुमको मेरी हेल्प लगेगी वो मैं तुमको करा देता हूं, फिर इसके बाद के लेक्चर में हम लोग न्यूमेरिकल कर लेंगे। ठीक है, चलो भाई। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट है ना। चलो आ जाओ। क्या कहता है आंसर इन ब्रीफ, ब्रीफ मतलब शॉर्ट। व्हाई इज द सरफेस टेंशन ऑफ पेंट्स एंड लुब्रिकेंट्स ऑयल केप्ट लो। जो आपके पेंट और लुब्रिकेंट ऑयल होते हैं, पेंट्स एंड लुब्रिकेंट ऑयल, समझ में आ गया? जो आपकी गाड़ी वगैरह में इस्तेमाल होते हैं, इनका सरफेस टेंशन जो है वो लो क्यों होता है, इसका आपको रीजन पूछा गया है। समझे? बहुत सिंपल है। सरफेस टेंशन अगर ज्यादा होगा तो मॉलिक्यूल आपस में ज्यादा चिपकेंगे। सरफेस टेंशन ज्यादा होने का मतलब क्या है? कोहेसिव फोर्स ज्यादा चिपकेंगे तो क्या होगा? ज्यादा फैलेंगे नहीं तो हमको नुकसान होगा। एग्जाम्पल से समझाता हूं। जैसे ये हमारा जो घर है, इसमें अगर हम लोग डिस्टेम्पर जैसे वो होता है, पेंट होता है, वो अगर हम लगाना चाहते हैं तो हमको 20 लीटर लगता है। वो कितना लगता है? 20 लीटर, 20 लीटर्स लगता है। अब अगर हम लोग क्या कर देंगे, उसका सरफेस टेंशन हाई रखेंगे तो 20 की जगह हो सकता है हमको 30 लीटर लगे। क्यों? सरफेस टेंशन ज्यादा है, इसका मतलब आपस में वो चिपका हुआ है। यानी जो पतली लेयर पेंट की बन रही है वो पतली नहीं बनेगी, वो क्या होगी? मोटी लेयर आएगी। मोटी लेयर होगी मतलब क्या? जिस जगह पर पेंट जो है जितना रिक्वायर्ड नहीं था उससे ज्यादा पेंट लग जाएगा, यानी क्या होगा? हमको नुकसान होगा, हमारा मटेरियल ज्यादा चले जाएगा। बात समझ में आ रही? क्लियर है? तो बेसिकली हम ये चाहते हैं कि अगर उनका सरफेस टेंशन कम कर दिया जाए तो क्या होगा? वो ज्यादा स्प्रेड हो जाएंगे। समझ में आएगा? आपस में चिपकेंगे नहीं तो ज्यादा क्या हो जाएंगे? स्प्रेड हो जाएंगे और कम पेंट में हमारा काम बन जाएगा। समझ में आ गया? सेम वही कहानी ऑयल के साथ भी। समझ में आ गया? क्लियर है? अगर ज्यादा चिपकेगा ये तो क्या होगा? सरफेस टेंशन ज्यादा होगा तो ज्यादा चिपकेगा तो गाड़ी में ज्यादा ऑयल डालना पड़ेगा। समझ में आ गया? क्लियर है? तो सिंपल सा इसका रीजन है। क्या रीजन है इसका? रीजन ये है टू so that it can be spread over a large area। समझ में आ गया? क्लियर है? तो पहले सवाल का जवाब क्या है? so that it can be spread over a large area। इसी वजह से उनके सरफेस टेंशन को कम रखा जाता है। समझे? क्लियर हो गया? चलो अभी आगे चलते हैं। आगे क्या है? क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है हाउ मच अमाउंट ऑफ वर्क इज डन इन फॉर्मिंग अ सोप बबल ऑफ रेडियस स्मॉल आर। एक सोप बबल आपको बनाना है। ये मैंने कल के लेक्चर में भी आपको बताया था कि जब आप लोग सोप बबल बनाएंगे तो सोप बबल में एक नहीं 2 लेयर्स होती हैं। ये आपका ड्रॉप है, लिक्विड का ड्रॉप, तो अंदर पूरा क्या भरा होगा? पानी भरा होगा, है ना? लिक्विड ड्रॉप है ये। क्या है? लिक्विड ड्रॉप। जो आपके एयर बबल होता है, ये क्या है? एयर बबल। तो इसमें सिर्फ एक ही लेयर होती है बच्चों, ये वाली लेयर। अंदर क्या है? अंदर तो एयर भरी हुई है। समझ में आ गया? क्लियर है? जो आपका सोप बबल होता है ना, सोप बबल में 2 लेयर्स होती हैं। सोप बबल में क्या होती हैं? 2 लेयर्स होती हैं, ध्यान रखना है आपको। तो आपका जो सोप बबल है उसके अंदर क्या होती है? 2 लेयर्स होती हैं। समझे? क्लियर है? इसी वजह से ये आपका सोप बबल जो है, ये कल भी बताया था मैंने, सोप बबल, इसमें 2 सरफेसेस होते हैं। इसी वजह से यहां पर जो वर्क होगा इसको बनाने का वो डबल होगा। ठीक है? क्लियर हो गया? मैं समझा देता हूं कैसे, बहुत आसान है, बिल्कुल घबराने का नहीं। देखो ध्यान से। तो वर्क डन अपने को निकालना है। वर्क डन का फॉर्मूला, जो वर्क डन होता है वही तो सरफेस एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। यानी बेसिकली जो आपका
सरफेस एनर्जी का फॉर्मूला था dW, वो क्या है T इंटू DA, ये इसका फॉर्मूला है। समझ में आ गया, क्लियर है। अब क्या, तो अगर अपने को वर्क डन निकालना है तो T इंटू क्या करना पड़ेगा, DA करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है, क्लियर है। अब क्या, DA मतलब क्या, चेंज इन एरिया। चेंज इन एरिया का मतलब क्या होता है, A फाइनल माइनस A इनिशियल, ये इसका मतलब होता है। अगर ये इसका मतलब है तो बहुत सिंपल है, पहले जो है, पहले बबल था ही नहीं, क्या बोल रहा हूं मैं, पहले जो है सोप बबल था ही नहीं। जब था ही नहीं तो इनिशियल एरिया क्या है, तो इनिशियल एरिया तो 0 हो गया। ये कल भी बताया था मैंने इसी टाइप के क्वेश्चन में, है ना। सोप बबल था ही नहीं। फाइनली क्या हो गया, फाइनली अपन ने क्या कर दिया, फूक मारी और सोप बबल बना दिया। समझ आ रहा है क्या बोला, डिप करके रखा था ना सोप सॉल्यूशन है, फूक मारी और क्या हो गया, सोप बबल बन गया। तो पहले तो सोप बबल था ही नहीं ना, इस वजह से एरिया 0 है। बाद में सोप बबल हमने फूक मार के बनाया, तो सोप बबल जब बनाया तो एरिया बढ़ा। एरिया कैसे बढ़ा, इसके सोप बबल जो है ना उसमें 2 एरियाज है ना, एक ये और एक ये। समझ में आ गया, तो ये बड़ा अंदर वाला 4πr² और बाहर वाला भी तो बढ़ेगा 4πr²। आप बोलेंगे सर रेडियस तो अलग अलग है, इसका रेडियस R1, इसका रेडियस R2। समझ में आ गया, ऐसे तो ऐड करना पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, ये बहुत नजदीक होते हैं एक दूसरे के, तो ऑलमोस्ट दोनों का रेडियस सेम मान लिया जाता है। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं। तो जब आप फूंक मारते हैं तो जो सोप बबल आपका बनता है उसमें 2 आपके क्या होती है, लेयर्स होती है। समझ में आ गया, तो अंदर वाला 4πr² और बाहर वाला भी तो बड़ा है 4πr²। इस वजह से टोटल क्या होगा, 8πr²। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, क्लियर है। तो इस तरीके से ये आपका क्या हो जाएगा, 8πr²। अब देयरफॉर क्या हो जाएगा, dW का फॉर्मूला, dW क्या है, T इंटू क्या हो जाएगा, 8π एरिया फाइनल माइनस एरिया इनिशियल, T इंटू एरिया फाइनल क्या है, 8πr² माइनस 0, यानी क्या होगा, T इंटू 8πr²। ये आपका आंसर है। समझे, क्लियर है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, वर्क डन निकाल सकते हो। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं ना। तो बहुत आसानी से आपने क्या कर लिया, इसको निकाल लिया। ठीक है, तो बिल्कुल भी घबराने का नहीं, ये बहुत ही सिंपल है और आसानी से आप क्या कर सकते हो, इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चलो भाई जरा सा मार्कर हम लोग चेंज कर ले। चलो भाई ये भी हो गया, आ जाओ आ जाओ, चलो देखो ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कहता है व्हाट इज द बेसिस ऑफ बर्नौलीज प्रिंसिपल। बर्नौलीज प्रिंसिपल का जो आपका बेसिस है वो क्या है, बर्नौलीज प्रिंसिपल का जो आपका बेसिस है वो है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसी बेस पे तो उसको सॉल्व किया अपन ने कि एक स्ट्रीम लाइन के किसी भी पॉइंट पे तीनों एनर्जी का सम क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो हम लोग तीसरे सवाल का जवाब क्या देंगे, क्या रोमन न्यूमेरल दिया है, हाँ रोमन न्यूमेरल का तीसरा, ऐसे क्या बोलेंगे, बेसिस ऑफ बर्नौली प्रिंसिपल। क्या है इसका बेसिस, उसका बेसिस है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी कंजर्वेशन क्या है, उसका बेसिस है। समझ में आया, क्लियर है। चलो भाई उसके बाद क्या, नेक्स्ट, व्हाई आर लो डेंसिटी लिक्विड यूज्ड एज मैनोमेट्रिक लिक्विड इन अ फिजिक्स लैब। ठीक है, ये समझा देता हूं मैं ताकि आपको जो हाइट का डिफरेंस मिले ना वो प्रॉपर मिले। ठीक है, बताता हूं मैं। ये आपका मैनोमीटर, ऐसे कुछ आप बनाते हो, ऐसे मैंने आपको सिखाया था। ठीक है, नहीं देखा है तो लेक्चर जाके देखो पहले, समझे, ऐसे तुमने इसको बनाया। ठीक है, तो ये आपका ओपन ट्यूब मैनोमीटर मान लिया। इसमें लो डेंसिटी लिक्विड इस्तेमाल अपन करते हैं। क्यों करते हैं, क्यों, क्योंकि लो डेंसिटी लिक्विड अगर आप इस्तेमाल करेंगे, जिसकी डेंसिटी कम होगी उसकी हाइट ज्यादा होगी। क्या बोल रहा हूं मैं, लो डेंसिटी अगर लिक्विड होगा तो जिसकी डेंसिटी कम होगी उसकी हाइट ज्यादा होगी। हाइट डिफरेंस मतलब क्या, मतलब समझा देता हूं मैं, देखो ध्यान से। ये जो है, अगर आपने वाटर या केरोसिन को इस्तेमाल किया है, ये लो डेंसिटी लिक्विड्स है। मर्क्यूरी तो हाई डेंसिटी है। वाटर या केरोसिन अगर आपने इस्तेमाल किया है तो क्या होगा, आप ये जब इसके अंदर मान लो वाटर आपने भर दिया, क्या भर दिया, वाटर भर दिया, तो ऐसे आपके पास क्या हो गया, यहां तक का आपका लिक्विड भर गया है। और आपको जब रीडिंग लेनी होगी तो आप यहां पर स्केल लगाते हो, क्या लगाते हो, स्केल लगाते हो, और दोनों लेवल का जो है ना आप डिफरेंस देखते हो। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं। तो यहां से यहां तक का जो डिफरेंस होगा यही क्या होता है, आपका H होता है। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, क्लियर है। तो लो डेंसिटी लिक्विड में जो H होता है ना वो अच्छा खासा होता है, तो आपको स्केल से रीडिंग लेने में बहुत आसानी होती है, उससे आपकी एक्यूरेसी बढ़ जाती है। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं। लेकिन अगर आप हाई डेंसिटी लिक्विड लेंगे तो अगर उसका ये लेवल यहाँ है
तो दूसरा लेवल कहीं यहीं तक ही आएगा। इसका मतलब ये जो है ये इतना ही क्या होगा, हाइट डिफरेंस, यहां से रीडिंग लेने में दिक्कत होगी और हो सकता है कि हम हमारी रीडिंग लेने में गलती कर दें। बात समझ में आगे क्लियर है? ये इसका रीजन होता है कि हम क्या भरते हैं उसके अंदर, लो डेंसिटी लिक्विड भरते हैं। तो डायग्राम के साथ तुमको समझाया है मैंने ये, ठीक है। चलो आ जाओ। तो बेसिकली हमारा जो फोर्थ आएगा पॉइंट, उसमें क्या है, फोर्थ क्वेश्चन में लो डेंसिटी लिक्विड इज यूज्ड बिकॉज we can get a better height difference between the two levels and accuracy, and due to this accuracy of the reading increases। समझ में आ गया? एग्जाम में ये मत लिखना अंडा देंगे तुमको, समझे? ठीक है, तो पूरा पूरा लिखना इंक्रीजेस को, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इससे जो एक्यूरेसी होगी लिक्विड की वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। समझ में आया? क्लियर है? चलो भाई, तो आपके पास डिफरेंस ज्यादा होगा तो रीडिंग लेने में आसानी होगी, उससे क्या होगा, एक्यूरेसी क्या हो जाएगी, इसकी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, चलो भाई, ये तो हमको बता दिया मैंने। आगे बढ़ते हैं, फिर आ जाओ। आगे क्या है इसके बाद जो है, व्हाट इज एन इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। एक इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड क्या होता है, स्टार्ट में ही बताया था मैंने। इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड वो फ्लूइड होता है जिसको कंप्रेस करने पर भी उसकी डेंसिटी चेंज नहीं होती है। समझ में आ गया? क्लियर है? तो क्या लिखोगे आप, ये आपका फोर्थ है या फिफ्थ है? फिफ्थ है आपका, ये क्या, ये फिफ्थ है। ठीक है, इट्स अ फ्लूइड whose density doesn't change if it is compressed। समझ में आ गया? अगर उसको कंप्रेस किया जाएगा तो उसकी डेंसिटी चेंज नहीं होती है। ऐसे फ्लूइड को आप क्या कहते हैं, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड कहते हैं। समझ में आ गया? इट्स कॉल्ड एज इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर थर्ड स्टार्ट हो रहा है, आ जाओ। 9 तक ही है, उसमें भी लास्ट के तो मैंने बहुत सारे ऑलरेडी करा दिए हैं, तो आप लोग कर सकते हो। मैं जो नहीं कराए वो बता देता हूँ। तो 5 तक तो करा दिया मैंने। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, why 2 or more mercury drops form a single drop when brought in contact with each other। समझ में आ गया? अगर हम लोग क्या कर देते हैं, 2 या 2 से ज्यादा मर्क्यूरी ड्रॉप्स को आसपास में लेकर आते हैं, तो क्या करते हैं, मिलकर के एक सिंगल ड्रॉप बना लेते हैं। समझ में आ गया? ठीक है, सबसे पहली चीज तो वहां पर क्या है, कोहेसिव फोर्स ज्यादा है। और दूसरी चीज ये भी है इसके अंदर कि अगर वो एक दूसरे के साथ में क्या होंगे, मर्ज हो जाएंगे, कोलेज होना बोलते हैं उसको, कंबाइन होना। तो जब वो कोलेज हो जाएंगे यानी कंबाइन हो जाएंगे तो उनकी एनर्जी कम हो जाएगी। और इस दुनिया का हर सिस्टम क्या चाहता है, अपनी एनर्जी को कम करना चाहता है। ये मैथमेटिकली प्रूव कर सकते हैं। अभी इतने से क्वेश्चन में प्रूव करते नहीं बैठना है, तुमको याद रखना है उसको। समझे? क्लियर है? लिख देता हूं पॉइंट्स क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे कहता है कि मर्क्यूरी ड्रॉप्स जब को पास लाते हैं तो क्या होता है। ठीक है, व्हेन मर्क्यूरी, ये 2 मार्क्स की कैटेगरी का क्वेश्चन है, थोड़ा लिखना पड़ेगा। व्हेन मर्क्यूरी ड्रॉप्स आर ब्रॉट क्लोज टू ईच अदर, ठीक है, जब वो एक दूसरे के पास आएंगे, ठीक है, देन दे मर्ज बिकॉज ऑफ high cohesive force between them। Second point, the other reason is, इसके बाद दूसरा रीजन ये है, the other reason is the single drop or droplets have more energy, ठीक है, ऐसे लिखो, the droplets
have more energy as compared to a single drop. As compared to a single drop. एक सिंगल ड्रॉप के पास कम एनर्जी होती है और ड्रॉपलेट्स के पास क्या है, बहुत ज्यादा एनर्जी है. सो वो कंबाइन होंगे तो क्या होगा, कंबाइन होंगे तो इनकी एनर्जी कम हो जाएगी. समझ आ रहा है? हर सिस्टम यही चाहता है कि उसकी एनर्जी क्या हो जाए, कम हो जाए. और समझाता हूं, पहले लिख देते हैं. द अदर रीजन इज द ड्रॉपलेट्स हैव मोर एनर्जी एज कंपेयर टू अ सिंगल ड्रॉप एंड एवरी सिस्टम इन द यूनिवर्स tries to attain minimum energy. समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? हर सिस्टम क्या चाहता है, हर सिस्टम चाहता है कि उसकी एनर्जी क्या हो, कम से कम हो. ठीक है, समझा देता हूं, बहुत सिंपल है. आपके पास ऐसे मान लीजिए कि कोई प्लेटफॉर्म है, यहां पर कोई बॉल है, समझ में आ गया. थोड़ा सा इसको पुश करेंगे तो कहां जाएगा, रोल होकर के नीचे आ जाएगा. समझ में आ गया, क्लियर है? उसके बाद ऐसे यहां पर और एक प्लेटफॉर्म दे दिया, फिर से पुश करके ये तो सीधा चलेगा, उसके बाद क्या होगा, फिर नीचे आ जाएगा. यहां पर था तो हाइट कुछ थी, यहां पर था तो जैसे नीचे आ गया तो हाइट कम हो गई, उसके बाद यहां आ गया तो हाइट और कम हो गई. हाइट कम क्यों करना चाह रहा है वो? हाइट इसलिए कम करना चाह रहा है क्योंकि हाइट ज्यादा होगी तो पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी. हर सिस्टम ये चाहता है कि उसके पास कम से कम पोटेंशियल एनर्जी हो या मिनिमम एनर्जी हो. समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? क्लियर है? इसी वजह से वो भी क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं. एक बहुत सारों के पास बहुत सारी एनर्जी होती है. समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? जब ये मिल करके एक ड्रॉप बन जाते हैं तो एनर्जी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है. ठीक है, कुछ एनर्जी सराउंडिंग में चली जाती है. क्लियर हो गया, समझ में आ गया? ठीक है, तो इस तरीके से ये होना चाहते हैं एक दूसरे के साथ कंबाइन. पहले तो बहुत ज्यादा कोहेसिव फोर्स होता है. दूसरा रीजन क्या है कि जब ये क्या होंगे, ड्रॉपलेट्स होते हैं तो इनके पास एनर्जी ज्यादा होती है. हर सिस्टम क्या चाहता है, एनर्जी को कम करना चाहता है. तो क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ कंबाइन होकर के एनर्जी को कम कर देंगे. समझ में आ गया? क्लियर है? तो इस तरीके से यहां पर आपको मैंने समझा दिया क्वेश्चन नंबर 3. ठीक है, चलो भाई, तो ये भी हो गया. इस भरोसे मत रहना कि सिर्फ टेक्स्ट बैक क्वेश्चन आएंगे. समझे? कुछ बच्चे पूछ रहे थे मुझसे, तो अब तक जो पिछला सिलेबस है उसमें तो मैक्सिमम टेक्स्ट बैक क्वेश्चन ही आते थे. लेकिन मेरा अंदाजा है कि इस बार का जो सिलेबस आया है वो थोड़ा सा अपग्रेडेड है. तो सिर्फ टेक्स्ट बैक यानी टेक्सचुअल क्वेश्चन पढ़ करके आपका मामला सेट नहीं होगा. आपको क्या करना पड़ेगा, जितने डेरिवेशंस करवा रहा हूं मैं, जितनी टेक्स्ट बुक में बारीकी है, सब पढ़ना पड़ेगा. मैं कुछ भी नहीं छोड़ता हूं तो तुम भी कुछ मत छोड़ो. कोई पॉइंट तुम्हारा मिस किया है मैंने, कोई मिस कर दिया तो मुझे बताओ, वो भी बता दूंगा मैं. समझ में आ गया? कोई पॉइंट वैसे मिस नहीं करता हूं मैं, और पूरा पूरा कराया यार. एमसीक्यू कराता हूं, सॉल्व न्यूमेरिकल कराता हूं, अनसॉल्व न्यूमेरिकल कराता हूं, थ्योरी क्वेश्चन भी कराता हूं, एक एक डेरिवेशन कराता हूं, एंट्रेंस का भी कराता हूं. इतना सारा तो करा रहा हूं. तो तुम क्यों अपना काम पूरा नहीं करते हो? पूरा काम करो, कुछ भी छोड़ के नहीं जाने का, सब पढ़ के जाओ. ठीक है, और इतना लो लेवल पे आके पढ़ाने की कोशिश करता हूं. देखो लेवल जो है ना, ये जो लेवल है, ये लेवल का वर्ड एक्चुअली वो टीचर इस्तेमाल करते हैं जिनको पढ़ाना नहीं आता. जो बच्चों को समझाना नहीं जानते हो क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं कि भाई हमारा लेवल बहुत ऊपर है, हम तुमको समझा नहीं सकते या तुमको हमारा समझ में नहीं आएगा. मेरे को ये लेवल तो समझ में नहीं आता. मुझे ऐसा लगता है कि जिसको पढ़ाने आता है ना, वो लेवल की चिंता नहीं करता. आइंस्टाइन एक बात कहते थे कि अगर आप किसी बात को सिंपल भाषा में समझा नहीं सकते ना, इसका मतलब वो आपको खुद को समझ में नहीं आया. समझे? मैं बिल्कुल आसान भाषा में बात करने की कोशिश करता हूं, आसपास के एग्जाम्पल लेके. ऐसे ही पढ़ाना चाहिए इसको, क्योंकि हमारी आसपास की चीजें हैं, इसको थ्योरेटिकल नहीं बनाना है. ये बिल्कुल प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है. समझे? ठीक है, चलो आ जाओ. तो अभी जो है हम लोग आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं. ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है? फोर्थ क्वेश्चन कहता है व्हाई डज वेलोसिटी इंक्रीज व्हेन वाटर फ्लोइंग इन ब्रॉडर पाइप एंटर्स अ नैरो पाइप. ठीक है, जब वाटर जो है एक ब्रॉडर पाइप से क्या करता है, नैरो पाइप में एंटर करता है, तो वेलोसिटी क्यों इंक्रीज हो जाती है? बिकॉज इट ओबेज इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी. क्या बताऊं मैं इसको? बिकॉज इट ओबेज इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी. एंड व्हाट इज इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी? AV इज इक्वल टू कांस्टेंट. समझ में आ गया? A इज द एरिया एंड B इज द वेलोसिटी. दिस इंप्लाइज अगर ये कांस्टेंट है तो A इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V. एरिया बढ़ेगा, वेलोसिटी घटेगी, और एरिया कम होगा, वेलोसिटी बढ़ जाएगी. समझ में आ गया? तो नैरो मतलब क्या, एरिया कम तो वेलोसिटी बढ़ गई ना. सिंपल है, बता दिया मैंने तुमको. क्लियर हो गया? समझ में आ रहा है? चलो भाई, फिफ्थ पार्ट में क्या दिया हुआ है,
Why does the speed of a liquid increase and its pressure decrease when a liquid passes through a constriction in a horizontal pipe? समझ में आ गया क्या बात करना चाह रहा है ये आपसे बात करना चाह रहा है बर्नौलीज इक्वेशन की। बर्नौली इक्वेशन याद कर लो तुम लोग मेरे साथ में। क्या बर्नौली इक्वेशन? P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस जल्दी बोलो रो जी एच। समझ में आ गया? कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर हमारा है फिफ्थ क्वेश्चन है। तो फिफ्थ क्वेश्चन में क्या है? बर्नौली इक्वेशन। बर्नौली इक्वेशन क्या कहता है? वो कहता है P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच इक्वल टू क्या है? कांस्टेंट है। तो सबसे पहले तो एच को निपटाओ। हॉरिजॉन्टल पाइप बोला है। हॉरिजॉन्टल पाइप का मतलब क्या हुआ? जल्दी बोलो। ये ऐसे ऐसे भी हो सकता है, लेकिन हॉरिजॉन्टल पाइप बोला है, इसका मतलब ये पॉइंट लेंगे स्ट्रीम लाइन का और ये लेंगे और ये रेफरेंस लेवल लिया, इसकी हाइट x है तो इसकी भी हाइट क्या होगी? x होगी। तो हाइट सेम है तो रो कांस्टेंट, जी रो मतलब डेंसिटी कांस्टेंट, जी कांस्टेंट, h कांस्टेंट, मतलब ये पूरा टर्म कांस्टेंट, हाइट कांस्टेंट है ना दोनों पॉइंट की, तो कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ ऐड कर दो। तो जब हॉरिजॉन्टल पाइप बोला है तो सबसे पहले क्या करने का? उसको वहां भेज देने का। ये सब बताया मैंने लेक्चर में। लेक्चर देखो सबसे पहले, जिसने नहीं देखा है। जिसने देखा है उसको सब समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलो भाई। ये अपना क्या है? प्रेशर है और ये अपना क्या है? काइनेटिक एनर्जी। समझ में आया? क्लियर है? तो ये मैंने आपको बताया था कि आपकी प्रेशर एनर्जी और वो आपका क्या है? काइनेटिक एनर्जी। आपसे वही पूछा है उसने कि प्रेशर इंक्रीज क्यों होता है और काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज क्यों हो जाती है। ठीक है, प्रेशर डिक्रीज क्यों होता है और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज क्यों आती है। समझ में आ गया? देख के ही समझ में आ रहा है। बिकॉज इट ओबेज बर्नौलीज इक्वेशन। समझ में आ गया? बर्नौली इक्वेशन को ओबे करता है। दैट इज क्या लिखोगे? P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। दिस इंप्लाइज इफ प्रेशर डिक्रीजेस देन हाफ रो वी स्क्वायर, ये क्या है? काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस। क्योंकि इन दोनों का सम क्या रहना है? कांस्टेंट रहना है। जैसे मैंने बताया था ये 5 है और ये क्या है? 2 है। समझ में आ गया? इन दोनों का सम कितना है? 7 है। अगर ये जो है आपका बढ़ रहा है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है ना, बताया था, सब मैंने बताया है। काइनेटिक एनर्जी हेड बेसिकली रिप्रेजेंट करता है। ये अगर बढ़ रहा है, ये बढ़ करके 2 से 4 हो गया तो इसको कम होना पड़ेगा। समझ में? क्यों? सम को क्या रखना है? कांस्टेंट रखना है। 5 प्लस 2 7 हो रहा था, अब 2 से 4 हो गया तो इसको क्या होना पड़ेगा? इसको 3 होना पड़ेगा, तभी 3 प्लस 4 7 होगा। सुने क्या? तो अगर ये बढ़ेगा तो इसको क्या होना पड़ेगा? कम होना पड़ेगा। समझ में आ गया? रीजन क्या है? सिंपल सा, बिकॉज इट ओबेज बर्नौलीज इक्वेशन। सब मैंने क्लासरूम में कराया है। ठीक है, नहीं देखा है लेक्चर तो जाके देखो। 6 क्वेश्चन ऑलरेडी मैं करा चुका हूँ। एक्सेस प्रेशर इनसाइड ए लिक्विड ड्रॉप, जा करके देख सकते हो। अब प्लेलिस्ट जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। समझे? चलो भाई, उसके बाद क्या? क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा सा अलग है, ये तुमको बताना पड़ेगा। बाकी क्वेश्चन तो तुमको मैंने कराए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 7 मैं करा देता हूँ। बाकी इसके बाद वाले क्वेश्चन भी 2 जो है वो मैं ऑलरेडी डेरिवेशंस में करा चुका हूँ। खुद से जाकर के वीडियो देखो और करो वो सब। ठीक है, चलो भाई। प्लेलिस्ट का जो है मैं आप लोगों को लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से देख लो जाकर के। बहुत वीडियो बनाया यार इस पे, लगभग 20-25 तो बन ही गए होंगे वीडियो, याद भी नहीं मुझे कितने बने अभी। ठीक है, चलो आ जाओ। हर टॉपिक को एक्सप्लेन किया अलग अलग पार्ट में, समझे? हर एक छोटे छोटे टॉपिक, सब टॉपिक्स को अलग अलग से एक्सप्लेन किया है तुम्हारे लिए मैंने। ठीक है, मर्ज नहीं किया है कुछ भी। ठीक है, आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? ये थोड़ा सा अलग सवाल है। ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर कंजर्वेशन ऑफ मास स्टार्टिंग फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। ठीक है, आपको क्या करना है? ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर कंजर्वेशन ऑफ मास। स्टार्ट कहां से करना है? स्टार्ट करना है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से स्टार्ट करना है। ठीक है, कंटिन्यूटी का इक्वेशन तो पता ही होगा, समझ में आ गया? सबसे पहले क्या करो? सबसे पहले कोई पाइप ले लो भाई। समझ में आ गया? इसका एरिया A1, यहाँ वेलोसिटी V1, इसका एरिया A2, यहाँ वेलोसिटी V2। समझ में आ गया? क्लियर है? यहाँ से यहाँ तक क्या हो रहा है? तो ट्रेवल करके आपका फ्लूइड जा रहा है। ठीक है, चलो भाई। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या है? इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी ये आपका A1 V1 इक्वल टू क्या होगा? A2 V2। दिस इंप्लाइज, ये पता है ना, एरिया 1 एरिया 2 वेलोसिटी एट एरिया 1 वेलोसिटी एरिया 2 वो खुद से कर लेना। इसका मतलब ऐसे लिख सकते हैं इसको, AV इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। हाँ सर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बट वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी होता है dx/dt। ये पता होगा। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? वेलोसिटी होता है। तो देयरफॉर
ये जो वेलोसिटी है इसको यहां पर पुट कर देंगे, तो a dx by dt इज इक्वल टू क्या है, कुछ कांस्टेंट अपन ने k मान लिया, क्या मान लिया, कुछ कांस्टेंट k मान लिया, कुछ भी कांस्टेंट हो सकता है तो k मान लिया, कोई दिक्कत नहीं है, ये अपने को समझ में आ रहा है। अब मुझे बताओ, इसको जो है इसको बंद दे देना, मुझे बताओ वॉल्यूम को क्या लिख सकते हो। वॉल्यूम का जनरल फॉर्मूला लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। लेंथ इंटू ब्रेड्थ क्या होता है, एरिया, एरिया इंटू हाइट मतलब लेंथ ही हुई ना कुछ कुछ, तो एरिया इंटू लेंथ क्या होता है, ये तो वॉल्यूम होता है, ये वेलोसिटी नहीं है, ये क्या आपका वॉल्यूम है, कंफ्यूज मत हो जाना, समझे, क्लियर हो गया। चलो भाई इसको वेलोसिटी का ऐसे बना देता हूं मैं, ठीक है, चलो कंफ्यूजन नहीं होगा, अभी क्लियर हो रहा है, ये करली क्या है आपका वेलोसिटी है, ठीक है, क्लियर हो गया। चलो भाई, और जो आपका प्रॉपर जो v है वो क्या है आपका वॉल्यूम है, इसको रब कर देता हूं मैं, ठीक है, यहां तक समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें आगे क्या है देखो ध्यान से, क्या मिला है आपको, आपको मिला है a इंटू डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू क्या है आपका कुछ क्या आ गया, ऐसे ही है, ठीक है, बट क्या, बट a एरिया dx लेंथ, a इंटू डी एक्स तो वॉल्यूम होगा, ये तो वॉल्यूम है, समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड फ्लोन इन टाइम dt, समझ में आ गया क्या बोल रहा हूं मैं, वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड फ्लोन इन टाइम dt, समझ में आ गया। तो देयरफॉर मैं क्या कर सकता हूं, देयरफॉर यहां पर अब समझने की कोशिश करो, a इंटू डी एक्स क्या हो गया, मेरा वॉल्यूम हो गया, ये मुझे समझ में आ गया। अब अगर मैं डेंसिटी लिखना चाहता हूं या मास लिखना चाहता हूं कि dt टाइम में कितना मास गया, तो मुझे बताओ डेंसिटी क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है, यही होता है, समझ में आ गया। तो यहां पर बताओ अगर छोटा सा टाइम है तो मास भी तो छोटा ही गया होगा, तो अगर मैं ऐसे बोलता हूं देयरफॉर dm या मास, मास क्या होगा, मास होगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो क्या होगा आपका dm होगा रो इंटू क्या होगा v, ये v क्या है वॉल्यूम है, ध्यान रखना है, समझ में आ गया। तो ये आपको समझ में आता है, क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां तक तो अपने को बात समझ में आ गई, ठीक है। अच्छा ये जो चीज है ये अभी मैं यूज करूंगा, उससे पहले ये जो आपका ये है ना a इंटू डी एक्स, इधर पे क्या पुट कर देते हैं v, देयरफॉर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका v बाय dt, समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, इसको dv भी बोल दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया। तो इसको क्या बोल देता हूं मैं, dv बाई dt इज इक्वल टू क्या आ जाएगा कांस्टेंट, क्योंकि a इंटू डी एक्स की जगह क्या लिख दिया मैंने, dv, छोटा सा वॉल्यूम, समझे, क्लियर हो गया। तो इसको क्या कर देता हूं मैं, अभी 2 दे देता हूं, क्लियर हो गया, यहां तक अपने को बात समझ में आ गई। अब क्या है, अब हम लोग डेंसिटी वाले टर्म पे आते हैं, ठीक है। नाउ यहां लिख देता हूं मैं, नाउ क्या आपका जो dm होगा, मास क्या होगा, हो जाएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, ठीक है सर, ये हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब दोनों साइड पे क्या होगा, दोनों साइड पे मैं क्या करता हूं, dt से डिवाइड कर देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा, तो छोटा सा टाइम से डिवाइड कर दिया मैंने। लेकिन ये dv बाई dt क्या है, dv बाई dt तो कांस्टेंट है, k तो कांस्टेंट है, तो देयरफॉर मैं बोलूंगा dm बाई dt इज इक्वल टू क्या होगा, रो इंटू k, कहां से आया, फ्रॉम 2 से आया, समझे, क्लियर है। चलो भाई, तो इसका ये मतलब हुआ कि dm बाई dt क्या है, रो इंटू कांस्टेंट, रो क्या है डेंसिटी, और हमने यही तो माना है कि इनकंप्रेसिबल लिक्विड है, मतलब डेंसिटी चेंज नहीं हो रही है, तो ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, दो कांस्टेंट का मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट, यानी dm बाई dt इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, समझ में आ गया। dm बाई dt कांस्टेंट मतलब क्या, जिस रेट से मास निकल रहा है उस रेट, जिस रेट से मास आ रहा है उसी रेट से मास जा रहा है, तो देयरफॉर मैं बोलूंगा देयरफॉर dm बाई dt इन इज इक्वल्स टू dm बाई dt आउट, कर दिया प्रूव मैंने, समझे। यही क्या आपका कंजर्वेशन ऑफ मास, जितना मास आ रहा है पर यूनिट टाइम उतना मास जा रहा है पर यूनिट टाइम, कंजर्वेशन ऑफ मास, समझे, क्लियर हो गया। तो ऐसे इसको सॉल्व करना है, एक बार फिर से करा दूं, कंफ्यूज नहीं होना, यहां तक समझ में आया है। चलो एक बार फिर से फटाफट करा देता हूं, कैसे किया अपन ने, डायग्राम वायग्राम बना लेना जो बताया इससे पहले, मैं जल्दी से इसको डिराइव करा देता हूं। क्या पता है तुमको, ए वी इज इक्वल टू क्या है कांस्टेंट, वी क्या है वेलोसिटी, वेलोसिटी को क्या लिख सकते हो, dx बाई dt इज इक्वल टू क्या होगा, कोई कांस्टेंट k, a इंटू dx क्या होगा बच्चों, dv बोल दो उसको, हाँ कोई वॉल्यूम, dv बाई dt इज इक्वल टू क्या हो जाएगा k, समझ में आ गया, इसको 1 दे देना, ठीक है। उसके बाद क्या dm क्या होता है, dm होता है आपका रो इंटू dv, समझ में आ गया, दोनों साइड dt से डिवाइड करो, लेकिन dv बाई dt क्या होता है, तो कांस्टेंट होता है, तो देयरफॉर dm बाई dt इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो इंटू k, रो भी कांस्टेंट k भी कांस्टेंट, मतलब ये क्या है, कुछ ना कुछ कांस्टेंट, इसका मतलब dm बाई dt इन इज इक्वल टू dm बाई dt आउट, यही आपका क्या है कंजर्वेशन ऑफ मास, समझे। आई होप आपको ये याद हो गया होगा, कुछ नहीं समझे, कुछ डाउट रह गया हो तो मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उसको क्लियर करने की कोशिश करूंगा। ओके, थैंक यू।